हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स कि आज की जो हमें क्लास है हम बिना स्क्रीन के रख रहे हैं, पर आपको बिल्कुल सुन जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल वो पुरानी क्लासेस जैसे ही रहेगा। सिर्फ इस एक आध सेशन के लिए थोड़ा सा हमको सेटअप चेंज करना है। यूपीएससी ईपीएफओ ईओएओ प्लस एपीएफसी 2023 जिसमें करंट और जनरल अवेयरनेस की जो हम क्लासेस उसको रेगुलरली चला रहे हैं, उसमें आज स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे अपना सेशन नंबर 10th। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा दिया गया है। जो जो आपने बोला कि इन क्वेश्चंस को और ऐसे बेटर किया जाए, सब चीज़ों के स्टूडेंट्स मैंने ध्यान दिया और उस हिसाब से इस क्लास को आज हम रखेंगे। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। गुड मॉर्निंग। ठीक है, शुरू करते हैं। जो कि स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रक्चर है, आई होप अब आपको ये बहुत क्लियर है। हम लोग मिसलेनियस न्यूज़ और इवेंट्स के ऊपर बेस अपने क्वेश्चंस रखते हैं, वहां से हम लोग चलते हैं नेशनल न्यूज़ और इवेंट्स के ऊपर, और उसके बाद हम चलते हैं ग्लोबल न्यूज़ और इवेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी भी हमारी यही है कि सबसे सारा जो क्वेश्चन है पिछले एग्जाम से हमने देखा मिसलेनियस न्यूज़ और इवेंट्स पे है, उसके बाद नेशनल न्यूज़ इवेंट्स, उसके बाद ग्लोबल न्यूज़ और इवेंट्स। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी पीडिया ने स्टूडेंट्स पिछले सालों में स्पेसिफिकली ईपीएफओ एग्जाम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया, और इस साल भी हम और बेटर रिजल्ट डिलीवर करना चाहते हैं आपके और हमारे हार्डवर्क से। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स पूरा हार्डवर्क कर रहे हो, हम भी अपने एंड पे चीज़ों को और दिन के साथ बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा कंप्लीट कोर्स है स्टूडेंट्स, वो इस टाइम पे अवेलेबल है। आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। 70% से ज़्यादा अभी उस पर ऑफ भी अवेलेबल है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया जा रहा है इस कोर्स में। आप बिल्कुल इसको एक बार जरूर जाके चेकआउट करो। ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है इसी से शुरू करते हैं, मिसलेनियस न्यूज़ स्लैश इवेंट्स। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तो स्टूडेंट्स आप लोग लाइव चैट में आप लोगों की रेगुलर चेक करो, लाइव चैट में अपने आंसर्स को लिखते रहो। ठीक है, क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची सिचुएटेड। आपने ना शायद वो टूरिज्म की एड देखी हो जिसमें ऐसे होता है, हिंदुस्तान का दिल देखा, सांची में स्तूपा देखा। आई होप आप लोगों ने वो बहुत ही फेमस टूरिज्म की एड आती थी टीवी पे, वो जरूर देखी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का साइट मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है। सांची स्तूपा क्या आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे, गुजरात, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज दी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची सिचुएटेड? एमपी, गुजरात, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? जल्दी जल्दी से स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं। चलो, जिन क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कम होगा उनको आप जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करना। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, एमपी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि भोपाल से 40 किलोमीटर की दूरी पे आपको सांची में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है देखने को मिलेंगे, और यूनेस्को के द्वारा इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस भी मिला हुआ है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कॉम्प्लेक्स जो हमने डिसाइड किया था कि क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाएंगे, और कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन जैसे आपके एग्जामिनर्स पूछ रहे हैं, तो पहले बोला गया कि ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़ो। फिर पूछा गया इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट जो है उनको टिक करो। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो एनर्जी का सेक्टर है ये बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेज जो इंडिया में रिलीज होती हैं। दूसरी कह रही है नाइट्रोस ऑक्साइड जो है इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ज्यादा होता है। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया सेकेंड हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस का इमिटर है, सिर्फ चाइना के बाद सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इंडिया की तरफ से हो रही है। ठीक है, अब आपको इन 3 में से क्या ढूंढनी है? करेक्ट। अगर आपको लगता है पहली 2 सही है तो आप बोलो ए, अगर आपको लगता है दूसरी और तीसरी सही है तो बोलो बी, अगर आपको लगता है फर्स्ट और थर्ड सही है तो बोलो सी, अगर आपको लगता है सारी की सारी सही है तो बोलो डी। पहली स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। एनर्जी सेक्टर में इतना कोल यूज होता है, इतना डीजल यूज होता है, बिल्कुल पोल्यूशन एनर्जी सेक्टर से ही सबसे ज्यादा होता है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती हैं। जब भी आप फॉसिल फ्यूल बर्न करोगे तो ग्रीन हाउस गैसेज तो निकलनी है, खासकर CO2। क्या ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा नाइट्रोस ऑक्साइड जो है वो स्ट्रांग है? बिल्कुल, इसका पोटेंशियल, वार्मिंग पोटेंशियल CO2 से ज्यादा होता है। और क्या इंडिया सेकंड नंबर पे? हम सेकंड नंबर पे नहीं, हम थर्ड पे हैं। चाइना के बाद यूएसए, उसके बाद हम, तो मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहली और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ठीक है, तो हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो एनर्जी सेक्टर की वजह से ही होता है, ऑलमोस्ट 70% से थोड़ा कम। उसके बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो है वो यहां पर बाकी सेकंड थर्ड पे आते हैं। जो हीट एब्जॉर्ब बाय एनी ग्रीन हाउस गैसेस का जो इफेक्ट है उसमें अगर आप देखो, नाइट्रोस ऑक्साइड जो है उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसका यहां पर ज्यादा है, तो हेंस स्टेटमेंट दूसरी भी सही होगी। और क्या इंडिया सेकंड नंबर पे, सेकंड पे नहीं थर्ड पे, चाइना के बाद यूएसए के बाद इंडिया। आई होप ये चीज भी यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया NH 66, 27, 52, 44। बहुत इजी है, जल्दी से इसको अटेम्प्ट करो।
बिल्कुल। तो सुन, जो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे वो कौन सा है? वो है NH44। अब आपको एक मैप पे भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखो तो यहाँ JNK UT से बिल्कुल इंडिया के टिप तक, कन्याकुमारी तक जाएगा ये नेशनल हाईवे 44। इसकी जो लेंथ है 3745 किलोमीटर्स के आसपास है। पंजाब स्टेट से निकलेगा, हरियाणा के बाद यूपी, फिर एमपी के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना के बाद आंध्रा के बाद कर्नाटका के बाद तमिलनाडु, और उसके बाद एंड में जाके, अच्छा तमिलनाडु में, केरला नहीं एंड होगा, तमिलनाडु में खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेली नेशनल पार्क। ठीक है, आज हेली नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिया का नेशनल पार्क है, किस नाम से जाना जाता है? क्या हेली नेशनल पार्क को आज कान्हा नेशनल पार्क बोलते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क बुलाते हैं, काजीरंगा बुलाते हैं, या फिर जिम कॉर्बेट बुलाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो आंसर्स वगैरह जो मैं आपके रेगुलरली चेक कर रहा हूं। हेली नेशनल पार्क इज नाउ नोन एज कान्हा नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड स्टेट में। ठीक है, ब्रिटिश राज के दौरान 1936 में इसको बनाया गया था, तब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। विलियम मैकॉय हेली के नाम से जो गवर्नर थे उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंसेस के, बाद में इसका नाम चेंज किया गया था टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। रिसेंटली इनकी डेथ होगी एट द एज ऑफ 86। इनकी डेथ हुई थी जमशेदपुर में। इन्होंने टाटा स्टील, ठीक है, बहुत लंबा टाइम काम किया टाटा स्टील में। इंडिया की जो आज इतना स्ट्रॉन्ग स्टील का सेक्टर है उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है इस इंसान का। स्टील मैन ऑफ इंडिया। क्या इनका नाम था? फ्रेडी मर्करी, BP वाडिया, हुमायूं वायरवाला, या फिर जमशेद जी ईरानी? ठीक है, जैसे स्टील मैन ऑफ इंडिया, आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, आप मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी बताओ। हमने शायद मेट्रो मैन ऑफ इंडिया पहले किया भी है। आप वो चलो ये क्वेश्चन छोड़ो, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया बताओ। एक और पूछने लगा था आपसे, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको समझाना पड़ेगा। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी बताना कौन है। ठीक है, स्टील मैन ऑफ इंडिया की बात करें, इनका नाम है जमशेद जी ईरानी। ठीक है, तो जमशेद जी ईरानी स्टील मैन ऑफ इंडिया। रिसेंटली ही पास्ड अवे। तो ये जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बने टाटा स्टील के 1988 में, और MD बन गए थे 1992 में। रिटायर हुए 2001 में। बहुत बड़ा करियर था स्टील इंडस्ट्री जो इंडिया की, उसको आगे इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाया। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया होते हैं ई श्रीधरन। उन्होंने 3 अलग अलग मेट्रो नेटवर्क्स में काम किया। उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी आए, वो बीजेपी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा उन्होंने केरला में। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है, मतलब ये 2 स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढो। पहली स्टेटमेंट कह रही है राजस्थान का हाईएस्ट सोलर पावर कैपेसिटी इंडिया की बाकी सारी स्टेट्स के मुकाबले, कि राजस्थान स्टेट्स में इस टाइम पे सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है। सेकंड कह रही है कि तमिलनाडु जो है वो सेकंड स्टेट है जहां पर रिन्यूएबल सिर्फ सोलर नहीं, रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इंडिया में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है। तो राजस्थान हैज द हाईएस्ट सोलर पावर कैपेसिटी अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। तमिलनाडु हैज इमर्ज एज सेकंड स्टेट विद हाईएस्ट रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी। अब देखो स्टूडेंट्स, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। तो मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहली सही है दूसरी गलत है। राजस्थान लीडर है रिन्यूएबल पावर में विद टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 21,237 मेगावाट्स। सोलर पावर कैपेसिटी दिखाई गई राजस्थान की कितनी है। ठीक है, और अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, गुजरात हैज नाउ इमर्ज एज नंबर 2 विद अ टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी ऑफ 19,000 के आसपास मेगाटन। ठीक है, और उसमें से अगर आप देखो 8,000 से ज्यादा जो है यहाँ पर सोलर कैपेसिटी है गुजरात में। तो आपको अगर एक बात समझाऊं, ये जो स्टेटमेंट लिखी थी ना, यहां जो लिखा है कि तमिलनाडु नहीं, वैसे तमिलनाडु कर्नाटका बहुत स्ट्रांग थे रिन्यूएबल में, अब यहां पर आ चुका है गुजरात। तो पहले पे तो राजस्थान है, दूसरे पे गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है एक्साइज ड्यूटी जो है ये एक टैक्स है, किस चीज पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स, किस चीज पे लगाया जाता है? क्या ये उन गुड्स पे लगाया जाता है जो इंडिया में इंपोर्ट करवाए जाते हैं? उन गुड्स पे लगाया जाता है जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं? क्या ये उन गुड्स पे लगता है जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, या फिर उन गुड्स पे लगाया जाता है जो इंडिया में सेल किए जाते हैं? क्वेश्चन इजी है, पर कुछ लोगों को मैंने देखा इस क्वेश्चन में डाउट होता है। एक्साइज ड्यूटी स्टूडेंट्स एक ऐसा टैक्स है जो उन प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोडक्शन होती है जिनकी। ठीक है, तो टाइप ऑफ टैक्स चार्ज ऑन गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी है ये उन गुड्स पे करनी होती है जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस किए गए। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पाए।
इजी क्वेश्चन है, पर इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दूंगा आपको, सारी स्टेट के स्टेट फ्लावर्स बता दूंगा। क्वेश्चन है, जैस्मिन का जो फूल है ये किस स्टेट का स्टेट फ्लावर होता है? उड़ीसा, आंध्रा, हरियाणा या असम? तो सुन, जो जैस्मिन है ये स्टेट फ्लावर होता है इंडियन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं, आंध्रा का जैस्मिन है, अरुणाचल का है फॉक्सटेल ऑर्चिड, असम का है फॉक्सटेल ऑर्चिड, बिहार का है ऑर्चिड ट्री, छत्तीसगढ़ का है मैरीगोल्ड, केरला का है गोल्डन शावर ट्री, मध्य प्रदेश का पैरेटी, आप पॉज करके आराम से अगर देखना आप देख सकते हो, महाराष्ट्र का है प्राइड ऑफ इंडिया, ठीक है, जारूल, मणिपुर का है सिरोइली, मेघालय का है गांबर और मिजोरम का है रेड वंदा, ठीक है। और देख लेते हैं, नागालैंड का है नागालैंड का क्या है, इसका नाम है रोधिंद्रोन, ठीक है। उड़ीसा का है अशोका, पंजाब का है ग्लैडियस और राजस्थान का है रोहिरा, सिक्किम का है नुबल ऑर्चर्ड, तमिलनाडु का है ग्लोरीली, तेलंगाना का है तानगेडू पुवू, त्रिपुरा का है नाकेसर, उत्तर प्रदेश का है पलाश, ये क्वेश्चन आ चुका है इस पे, उत्तराखंड का है ब्रह्मा कमल, वेस्ट बंगाल का है नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन, ठीक है। और देखते हैं, गोवा का है फ्रैगीपानी, गुजरात का है अफ्रीकन मैरीगोल्ड, हरियाणा का है लोटस, हिमाचल प्रदेश का है पिंक रोडोडेंड्रन, झारखंड का है पलाश, कर्नाटका का है लोटस, ठीक है। आई होप ये जो मैंने आपको सारे स्टेट के स्टेट फ्लावर्स बता दिए, थोड़ा जल्दी में बता दिए, पर आप आराम से पॉज करके भी देख सकते हो। आई होप ये आपके काम में आएंगे, और मतलब कुछ कुछ तो इसमें से इंपॉर्टेंट भी थे जिन पे क्वेश्चंस भी आ चुके, ठीक है। एक और मिसलेनियस का क्वेश्चन, कितनी लैंग्वेजेस हैं इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारी कंट्री में ना कोई नेशनल लैंग्वेज ऐसी चीज नहीं है, हाँ ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी और इंग्लिश, और शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल के लैंग्वेजेस है। तो क्या 8th शेड्यूल में 18 लैंग्वेजेस है, 22 है, 16 है, 12 है, 18 है, 22 है, 16 है या फिर 12 है? तो स्टूडेंट्स 8th शेड्यूल में आपको टोटल लैंग्वेजेस मिलेंगी 22, ठीक है। कौन कौन सी और किस किस साल में, देखो कितना अच्छा डाटा है, किस किस साल में ऐड हुई है? कन्नड़ा 1950, मलयालम 50, मराठी 50, बंगाली गुजराती 50, हिंदी 50, कश्मीरी 50, असमीज 50, तमिल 50, तेलुगु 50, उर्दू 1950, ओडिया 1950, पंजाबी 1950, संस्कृत 1950, सिंधी 1967 और उनके अमेंडमेंट भी, ठीक है, मणिपुरी 1992, नेपाली 1992, कोंकणी 1992, मैथाली 2004, संथाली 2004, डोगरी 2004 और बोडो 2004, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट्स से आती हैं, कौन कौन सी स्टेट्स में बोली जाती है, वो डाटा भी लिखा है। तो बहुत अच्छा डाटा है, इंपॉर्टेंट काम में आने वाला डाटा है, ऐसा डाटा पे क्वेश्चंस बिल्कुल बन सकते हैं। आई होप आप इसको समझ पाए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारी कैटेगरी हुई यहां पर खत्म। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे। चलते हैं अपनी सेकंड कैटेगरी पे, नेशनल न्यूज और इवेंट्स के क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, दिए गए ऑप्शन में से, और बिल्कुल इसी वीक का क्वेश्चन है, वो कौन से इंडियन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता मिडिल वेट कैटेगरी में 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? आपने देखा इंडियन बॉक्सर्स ने बहुत अच्छे से हमको रिप्रेजेंट किया, अच्छे मेडल जीते। मिडिल वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। क्या निखत जरीन जी ने जीता है, नीतू घंगास जी ने, लोवलीना बोरोगेन जी ने, या फिर सावित्री बोरा जी ने? तो स्टूडेंट्स मिडिल वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है। आई होप आप लोग ठीक से आंसर कर रहे हो, बिल्कुल लोवलीना बोरोगेन, ठीक है। तो पहले इंडियंस के बारे में देख लेते हैं। लोवलीना बोरोगेन 75 kg मिडिल वेट में गोल्ड, नीतू घंगास 48 kg मिनिमम वेट में गोल्ड, निखत जरीन 50 kg लाइट फ्लाई वेट में गोल्ड, और सविती बोरा 81 kg लाइट हैवी वेट में गोल्ड, ठीक है। तो 4 गोल्ड इंडिया के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी चाइना के भी मेडल्स वगैरह दिखे गए हैं, रशिया इटली के भी लिखे हुए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डाटा था ये आपके लिए। पूछा जा रहा है, रिसेंटली डाटा रिलीज किया गया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, मतलब जैसे परसों 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हो गया, और कल 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर 23-24, 23-24 शुरू हो गया। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसका फिनिश स्टील का डाटा आना बाकी है। अभी डाटा है 21-22 का, ठीक है। उसमें इंडिया ने कितनी अमाउंट ऑफ फिनिश स्टील एक्सपोर्ट किया, बाहर भेज दिया? 10 मिलियन टन के आसपास, 18 मिलियन टन के आसपास, 13.5 मिलियन टन के आसपास, या 20.5 मिलियन टन के? सोचो, मिलियन टन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, आप समझ रहे हो? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो ये अगर जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, ये 18 मिलियन पता कितना हुआ? 180 लाख टन ऑफ स्टील। ऑप्शन अगर आपको समझाने की कोशिश करो, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है बिल्कुल 13.5 मिलियन टन। 135 लाख टन ऑफ स्टील इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर आप देखो, हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं दुनिया में। अगर आप देखो, इंडिया वैसे तो यूरोपियन यूनियन एक कंट्री नहीं है, पूरी यूनियन है, तो इंडिया दूसरे रैंक पे। पर आप एक चीज देखो, चाइना जो पहले रैंक पे, आप उनके और इंडिया के बीच में फर्क देखो। चाइना तो एक अलग ही लेवल पे, आप समझ रहे हो, वो तो
जो चीज हम हंड्रेड्स में कर रहे हैं चाइना थाउजेंड्स में कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो चाइना तो बहुत ही ज्यादा आगे, तो हम कवर करने के लिए बहुत कुछ है, अभी हम बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा बताया गया कि इंडिया ने 13.5 मिलियन टन ऑफ फिनिश स्टील जो है, जिसकी वैल्यू 1 ट्रिलियन रुपये, मतलब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का जो हमने स्टील है दुनिया को बेचा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए कि कितनी बड़ी अमाउंट है, कितने बड़े स्केल पे हम काम कर रहे हैं। स्टील इंडस्ट्री कितने अच्छे से काम करी, पर ग्रोथ बहुत की जा सकती है अगर हम यहां पर और सेकंड पे, तो चाइना यहां से भी, इससे भी बहुत आ गया, और वो फर्स्ट पे, आप समझ रहे हो? तो बहुत ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि आईपीएल शुरू हो गया है, डब्ल्यूपीएल खत्म हो गया, आईपीएल शुरू हो गया, मैचेस शुरू हो चुके हैं। वो कौन सा साल था जिस साल में इंडियन प्रीमियर लीग स्टार्ट हुई थी? क्या 2002 में पहली बार मैच सीजन हुआ था, 2008, 2004 या 2010? इजी क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है, पहले साल हुआ था 2008। तो इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, अब तो टाटा आईपीएल जो लीग इसको पूरा बुलाया जाता है, तो इसको फाउंड किया गया था 2007 में, और 2008 में इसके मैचेस हुए। ठीक है, और मुंबई इंडियंस ने अब तक सबसे ज्यादा टाइटल जीते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। रिसेंटली नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में हमने भी बात करी थी, एनआरसीपी के बारे में। एनआरसीपी जो है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी इंडिया में डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको वैक्सीनेट करना है? क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि ट्रीटमेंट देना है जितने भी रेबीज के केसेस हैं इंडिया में? क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल और एलिमिनेट करना है रेबीज की दिक्कत को इंडिया में 2030 तक? या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिसर्च करनी है रेबीज की बीमारी पे? मेन ऑब्जेक्टिव क्या, जो रिसेंटली ये बिल्कुल इसी हफ्ते की न्यूज है, एनआरसीपी मेन ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, 2030 तक कंट्रोल करो और पूरा खत्म कर दो रेबीज को इंडिया से। इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि जो जैसे 97% के आसपास रेबीज फैलता है डॉग से, बाकी उसके अलावा कैट, मोंगूज जैसे कुछ जानवर भी हैं, उनसे भी खत्म करो, और इंसान तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा कभी भी, समझ रहे हो? तो ये वो न्यूज थी। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ताकि रेबीज को कंट्रोल करके प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं, वही सब लिखा हुआ है कि जो जानवर है उसको भी वैक्सीनेट किया जाए, इंसान को वो किसी तरह से इन्फेक्ट ना कर सके। ठीक है, रेबीज जो है ना, एक ऐसी बीमारी है कि अगर ये होगी ना और आपने वैक्सीन नहीं ली तो डेथ भी हो सकती है, पर अगर वैक्सीन ले ली तो कुछ नहीं होगा, आपको बिल्कुल वैक्सीन से बचा लेगी। ये एक जोनोटिक डिजीज है, मतलब ऐसी बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में, उनको जोनोटिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बाकी थोड़े सिम्टम्स वगैरह लिखे हैं, फीवर, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह लिखे हैं। ठीक है, दुनिया में जितनी भी रेबीज की वजह से डेथ होती है उसका 36% सिर्फ इंडिया में होती है, तो हमारे लिए तो ज्यादा जरूरी है इसको ठीक करना। ठीक है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ज्यादातर जो है स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं, पर और भी जानवरों की वजह से थोड़ी बहुत हो सकती है। ठीक है, इसके कई हजारों के आसपास, हजारों लाखों के आसपास इंडिया में केस आते हैं, पर ये वैक्सीन से पूरी ट्रीट की जा सकती है। आई होप आप इस बात को समझ पाए। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आज के हमारे थर्ड पार्ट पे, ग्लोबल न्यूज और इवेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया एंड आर्मी चीफ्स ऑफ अफ्रीकन कंट्री। तो हमारे आर्मी चीफ और अफ्रीकन कंट्रीज के आर्मी चीफ्स के बीच में एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस रखेगी। आगे जाके हम अफ्रीका की कंट्रीज के साथ डिफेंस एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट भी करेंगे। कहां पर हुई है जॉइंट कॉन्फ्रेंस? इंडिया के शहर पुणे में, नाइजीरिया के शहर लगाओस में, केन्या के शहर नायरोबी, या साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन? ये उसकी कुछ पिक्चर्स हैं, हमारे आर्मी के जनरल देख सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो मीटिंग थी ना, ये रखी गई थी इंडिया के शहर पुणे। आपको वहां पर पता होगा, पुणे में ना आर्मी की सदर्न कमांड के कमांड हेडक्वार्टर, सदर्न कमांड है ना, हाँ, सदर्न कमांड के कमांड हेडक्वार्टर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट जॉइंट कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ्स ऑफ इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज के, ये रखी गई पुणे, इंडिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स। करंट का क्वेश्चन है, 26 मार्च को वो कौन सी सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, सेंट्रल अमेरिका मतलब ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, नीचे साउथ अमेरिका हो गया, कॉन्टिनेंट्स है, इसके बीच में ना एक एरिया आता है जहां बहुत सारी कंट्री है, वो अलग से कोई कॉन्टिनेंट नहीं है, उसको बुला देते हैं सेंट्रल अमेरिका। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जिसने 26 मार्च को एक हिस्टोरिक डील साइन करी, उन्होंने चाइना के साथ अपने सारे रिलेशन तोड़ दिए, और सॉरी उन्होंने ताइवान के साथ अपने सारे रिलेशन तोड़ दिए और चाइना के साथ स्टैब्लिश कर लिए। कैसा किया? गॉम ने, मेक्सिको ने, पनामा ने, हॉन्डुरस ने। देखो, दुनिया में ना गिनती की कुछ 12 या 13 ऐसी कंट्रीज हैं जो ये मानती हैं कि ताइवान एक अलग से कंट्री और वो चाइना का पार्ट नहीं है। अब जो ये थोड़ी सी छोटी मोटी सी कंट्रीज है, चाइना उन पे प्रेशर बनाता है कि नहीं, तुम बोलो कि ताइवान हमारा ही पार्ट है। अब एक और कंट्री है जिसने ये बोलना शुरू कर दिया कि बिल्कुल ताइवान तो चाइना का पार्ट है, अलग से कोई कंट्री नहीं है। ये अब किया है हॉन्डुरस ने, बिल्कुल। तो अगर आप मैप पे देखो, ये बिल्कुल आपको ये सेंट्रल अमेरिकन में मिलेगा हॉन्डुरस। ठीक है, ये उनके प्रेसिडेंट है, उन्होंने अनाउंस कर दिया। क्यों किया? इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना था, पैसे चाहिए थे, इन्होंने ताइवान को बोला, ताइवान बोला कि हम तो छोटी सी कंट्री, हम इतना लोन कहां से दे सकते हैं। चाइना ने बोला हम दे देते हैं, बस इनके साथ रिलेशन तोड़ दो, उन्होंने पैसे के लिए तोड़ दिए। तो अगर आप देखो ना,
अब 12 कंट्रीज बची हैं दुनिया में सिर्फ जो ये मानती हैं कि ताइवान एक अलग से कंट्री, और उसमें इंडिया नहीं है, यूएस नहीं है। बड़ी कंट्रीज को तो वन चाइना पॉलिसी के अंदर चाइना के साथ ही रिलेशन रखने पड़ते हैं, आपको पता है इस बारे में, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सी कंट्री थी जिसने जीता था फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022? आप सोचो कि पुराना, मतलब पिछले साल हुआ था, हुआ इंडिया में था। क्या स्पेन ने जीता था, कोलंबिया ने, इंडिया ने, या नाइजीरिया? देखो इंडिया अभी फीफा वर्ल्ड कप्स को मतलब जीतने के लिए हम बहुत दूर हैं, अच्छा कर रहे हैं पर अभी तो बहुत दूर रहती है हमारी रैंकिंग। हुआ ये इंडिया में था, काफी मतलब मेहनत लगी थी इसको इंडिया में होस्ट करने के लिए। इसको जीता था स्पेन ने। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, स्पेन वॉन दी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। और इसको होस्ट किया गया था इंडिया के काफी सारे स्टेडियम में, दिल्ली वगैरह में भी ये हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हो कि पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वहां पर इसका फाइनल भी हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं। लूला दा सिल्वा, इन्होंने जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जायर बोल्सोनारो, उनको हरा के खुद प्रेसिडेंट बने कंट्री के। आज से कुछ महीने पहले इलेक्शंस हुए थे, कहां? ब्राजील, चिले, पेरू, अर्जेंटीना। तो किस कंट्री के आज प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा? हमने इनके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी करे हैं। इनसे पहले जो जायर बोल्सोनारो थे वो 2020 की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में इंडिया के चीफ गेस्ट थे, और ये बने हैं बिल्कुल ब्राजील के जो प्रेसिडेंट। अभी लूला दा सिल्वा बन गए, पहले जायर बोल्सोनारो थे, ठीक है। ठीक है, एक रीसेंट रिपोर्ट जो यूएनएचआरसी के द्वारा रिलीज की गई है, ठीक है, रिपोर्ट है दुनिया में वो कंट्री जहां पर रिफ्यूजीज की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा। तो आज दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज कहां पर है? रिफ्यूजी एक ऐसा इंसान है जो अपनी कंट्री रह नहीं सकता वॉर या किसी पर्टिकुलर रीजन से, और किसी और कंट्री में मदद मांगने गया, और उन्होंने रख तो लिया, मदद तो कर दी, पर वो सिटीजन वहां का नहीं है, ठीक है। क्या दुनिया, क्या सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज कोलंबिया में? ये वेनेजुएला प्रॉब्लम की वजह से कोलंबिया में लोग बहुत हैं। क्या यूएसए में पहुंच गए हैं, जर्मनी में, या टर्की में? तो ये ना थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो बिल्कुल अटेम्प्ट करो। स्टूडेंट्स, आज ना दुनिया में सबसे ज्यादा रिफ्यूजीज है टर्की में, ठीक है। क्यों? ये जो मान लो मिडल ईस्ट का एरिया जैसे इराक, सीरिया, यहाँ से बहुत सारे लोग, उनको सेफ्टी कहाँ दिखी? उन्होंने देखा यूरोप चले जाते हैं। ये इराक, सीरिया वगैरह से यूरोप जाने के लिए बीच में टर्की आता है, तो यूरोपियन कंट्री से टर्की को बोला कि इनको अपने पास ही रोको, हमारे यहाँ मत आने दो, ठीक है। अब कितने रिफ्यूजीज है टर्की के पास? आप कह सकते हो कुछ 37 लाख के आसपास रिफ्यूजीज है। सेकंड पे कोलंबिया 25 लाख के आसपास, ज्यादातर वेनेजुएला है। जर्मनी थर्ड पे, उनके पास कुछ 22 लाख के आसपास है। फिर पाकिस्तान और युगांडा में 15 लाख के आसपास, ठीक है। आप सोचोगे इंडिया कहाँ है? इतने सारे रिफ्यूजीज इंडिया में। बांग्लादेश से आए, बहुत सारी कंट्री से आए, क्योंकि वो पुराने न्यूज, मतलब पुरानी चीजें कि बांग्लादेश से लाखों लोग आए, तो अब वो इंडिया के सिटीजन बन चुके हैं, तो अब उनको रिफ्यूजी थोड़ा ना बोलेंगे, अब तो वो सिटीजन हो चुके हैं, इसलिए आपको इंडिया की लिस्ट में नहीं दिख रहा, ठीक है। ब्लू फ्लैग ब्लीचेस को लेके 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि जो ब्लू फ्लैग बीच है ना, ये एक ग्लोबल इको लेबल है जो क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली बीचेस को दुनिया भर में दिया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है ब्लू फ्लैग टैग जो है ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा, ये दिया जाता है अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इस टाइम पे इंडिया में 6 बीचेस हैं अंडर ब्लू फ्लैग, ठीक है। अब आपसे पूछा रहा है इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है? इसका सही आंसर पता है क्या स्टूडेंट? सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। दुनिया में जो क्लीन अच्छे बीचेस है उन्हीं को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ना ही यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, ना ही इंडिया में 6 बीचेस है। इसका मैं आपको आंसर भी बताता हूं, ठीक है। तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन जो डेनमार्क बेस्ड है, इसके द्वारा ये सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया में अब टोटल पता है कितना हो चुका है? 12। अब हमारे यहाँ 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, ठीक है, जिसमें वन ऑफ दी मोस्ट फेमस इंडियन बीच राधानगर बीच अंडमान निकोबार का, उसके पास भी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। तो यूनेस्को के द्वारा नहीं दिया जाता, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा में दिया जाता है। ये सही चीज है कि सबसे क्लीन अच्छे बीचेस को ये जो टाइटल है वो दिया जाता है, ठीक है। एक और कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन, कॉर्ड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, 4 कंट्रीज की पार्टनरशिप। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। इसका ऑब्जेक्टिव है कि फ्री एंड ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन रहे। मलाबार जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जो है वो क्वाड के अंदर रखी जा रही है 2002 से। पूछा जा रहा है करेक्ट बताओ। तो क्या तीनों तो क्या सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, क्या सिर्फ दूसरी सही है, क्या पहली और तीसरी सही है, या सब कुछ ही सही है? ठीक है, देखो सुनो, पहली स्टेटमेंट गलत है, क्वाड के कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है। तीसरी स्टेटमेंट भी गलत है, मलाबार एक्सरसाइज तो इंडिया अलग से रखता है क्वाड के साथ। तो अब कह सकते हो कि मलाबार में क्वाड की चारों कंट्रीज आ जाती है, पर ऐसा नहीं कि क्वाड के अंदर मलाबार हो रही है, वो तो इंडिया अलग से रखता था, ठीक है। तो अब देखो
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एस्टैब्लिश तो 2007 में हुआ था, पर आपको मैं सच में बताऊं इसके ऊपर ज्यादा जो काम हुआ है ना वो पिछले कुछ सालों में, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट थे यूएसए के तभी हुआ है, ठीक है। उससे पहले ज्यादा कुछ बातचीत नहीं होती थी। क्वाड के अंदर 4 कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, ठीक है। आगे चलते हैं, वो कौन सी कंट्री है ये वैसे हमको अभी इसके बारे में आंसर पता लगा, पर चलो ये थोड़ा अलग है। हमने अभी पढ़ा दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज निकलती है चाइना से, फिर यूएसए, फिर इंडिया। ये पूछ रहे हैं पर कैपिटा। पर कैपिटा मतलब पता है क्या, देखो चाइना से बहुत सारा पोल्यूशन निकला है, पर चाइना की पॉपुलेशन भी तो अप्रोक्सीमेटली 140 करोड़ है। सेकंड पे यूएस है, उनकी पॉपुलेशन 34 करोड़ के आसपास। थर्ड पे इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन भी ऑलमोस्ट 140 करोड़। तो इंडिया और चाइना की तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो इतना पोल्यूशन हो रहा है, पर यूएसए की तो पॉपुलेशन ही बहुत छोटी है। मतलब पर कैपिटा एक इंसान पे जितना CO2 वगैरह का रिलीज हो रहा है वो तो सबसे ज्यादा यूएसए में, उसको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। तो चाइना के पास, चाइना चाहे लार्जेस्ट एमिटर होगा दुनिया में, सेकंड पे यूएसए, थर्ड में इंडिया, पर चाइना और इंडिया के लोग इतने ज्यादा, यूएसए में तो लोग ही बड़े कम है। तो पर एक इंसान के ऊपर जो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में रिलीज हो रही है वो यूएसए ही कर रहा है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में तीनों कैटेगरीज के जो क्वेश्चन थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस चैनल को आप लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें हमने टोटल आज हमने 10th सेशन रख लिया, तो फर्स्ट से लेके 10th सेशन रख लिया। 2 हमने मैराथन करी थी, उसमें भी एंड के पार्ट में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, और एक हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था। टोटल 13 अलग अलग वीडियोज में हमने आज तक क्वेश्चन कवर किया, और अभी तो हमने बहुत क्वेश्चन कवर करने हैं। अगर स्टूडेंट्स आपको लगता है कि और किसी की ये करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट काम में आ सकती है तो आप प्लेलिस्ट जो है आपको अभी पीडिया रेगुलेटरी बॉडीज में मिल जाएगी, वो प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जो कि होगा हमारा 11th सेशन। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।